आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आसाम के बाद मगरबी बंगाल पहुंचे वजीर दाखिला अमित शाह। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी की तंजीमी तैयारियों का लेंगे जायजा। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगरबी बंगाल में एसआईआर की समाअत के दौरान टीएमसी का हंगामा। बगरहाट में इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर का किया घेराव। चुनचुड़ा और धंधेखाली टीएमसी अरकान असेंबली ने रुकवाई समाअत। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में इंतकाल। आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान ली आखिरी सांस। और गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की हुई एक अहम मुलाकात। ट्रंप ने ईरान को मुमकिना हमले का दिया इंतबाह। नेतन्याहू ने हमास से हथियार डालने को कहा। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम आज रकम कर सकती है तारीख। श्रीलंका को 5वें और आखिरी T20 में शिकस्त देकर क्लीन स्वीप की तैयारी में है भारत। और अब खबरें तफसील से और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल की थी। BNP ने अपने तस्दीक शुदा सोशल मीडिया के जरिए ये मालूमात शेयर की हैं, जिसमें बताया गया है कि उनका इंतकाल सुबह 6 बजे के बाद हुआ है। बता दें आपको कि खालिदा जिया जो लंबे अरसे से बीमार चल रही थी, उनका आज सुबह 6 बजे इंतकाल हो गया। हाल ही में उनके बेटे तारिक रहमान लंदन से 17 साल बाद वापस बांग्लादेश लौटे हैं। और आपको बता दें कि 12 फरवरी को वहां पर बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में BNP की क़यादत को लेकर भी अब एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि अब ढाका में BNP की क़यादत कौन करेगा। खालिदा जिया जो एक लंबे सियासी सफ़र उन्होंने तय किया है, और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि वो बांग्लादेश की पहली वज़ीर आज़म, ख़वातीन वज़ीर आज़म रही थी। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। काबिल जिक्र है कि अगले साल होने वाले बंगाल असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अमित शाह के इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। अमित शाह आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही आज वो रियासती कोर कमेटी की मीटिंग भी तलब की गई है। और इसमें अमित शाह असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तंजीमी तैयारियों का जायजा लेंगे और लीडरों को जीत का फॉर्मूला बताएंगे। अमित शाह बुध को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कारकुनों के एक बड़े इजलास से भी खिताब करेंगे। और मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के करीब कल रात एक बड़ा हादसा पेश आया। बेस्ट की एक बस ने रिवर्स करते वक्त मुतादिद अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। ये वाक़या रात 10 बजे के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट मुलाजमीन और 108 एम्बुलेंस की टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के वक्त बस में कई मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट तरमीम पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पुरतशद्दुद मुजाहिरों और इंतजामी तातुल में बदल गया है। तृणमूल और
तृणमूल अराकीन असेंबली ने डायमंड हार्बर के मगरहाट में इलेक्शन ऑब्जर्वर सी मुरुगन का घेराव किया और एहतजाज किया। टुनचुड़ा और धनेखाली में अराकीन असेंबली भी जबरदस्ती ओहदेदारों के चैम्बर में दाखिल हो गए। समाअत रोक दी गई और आम वोटिंग के अमल में खलल पड़ा। टीएमसी BLA के अपने मुतालबे पर कायम है, जिसे कमीशन कवायद के खिलाफ बताया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी कमीशन को वार्निंग देकर सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पीर को उड़ीसा के चांदीपुर में वाक़ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज का गाइडेड रॉकेट 120 का पहला कामयाब तजुर्बा किया। काबिल जिक्र है कि ये तजुर्बा भारतीय फौज की जंगी सलाहियत को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है और इस रॉकेट का तजुर्बा 120 किलोमीटर तक मार्क करने के लिए किया गया है। पिनाका LRGR 120 को मुतादिद DRDO लेबॉर्ट्रीज ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है, जिसमें पुणे में आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत वगैरह शामिल हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि तवील फासले तक मार्क करने वाले गाइडेड रॉकेट के कामयाब डिज़ाइन और तरक्की से मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उन्होंने इसे गेम चेंजर करार दिया। शदीद सर्दी और घना कोहरे ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ साथ शुमाल, मशरक़ी और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को घने से लेकर इंतहाई घने धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है और लोगों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है। दिल्ली में सर्दी से बचने के लिए बेघर लोग नाइट शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। और अब बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी कानून की। उत्तराखंड के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम पर अपनी खुशी का इजहार किया है और उनका कहना था कि ये स्कीम अब पहले से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगी। उन्होंने इसके लिए PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। पहले जो मनरेगा का जो काम था गांव में वो 100 दिन का था और अब मोदी जी ने उसे 125 दिन का कर दिया है और इसमें हमारी जो गांव की महिलाएं हैं काफी अच्छा काम करती है, उन्हें काफी हेल्प मिलती है। जैसे कि गांव में आपको पता ही है कि कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो मनरेगा रोजगार का बहुत बड़ा साधन है गाँव की महिलाओं के लिए। पहले 100 दिन मनरेगा की दिहाड़ी करी जाती थी ग्रामीण द्वारा और अब वही ये दिहाड़ी अब 125 दिन है, जिसका एक ग्रामवासियों के लिए भी फायदा है कि जो 125 दिन अब वो काम कर सकते हैं साल भर में। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि पहले मनरेगा में कुछ ही कार्य किए जाते थे, अब बहुत सारे कार्य मनरेगा के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले जो मनरेगा नाम से थी उसमें केवल 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का कर दिया गया है और कुछ काम ऐसे थे जो कि गांव में कम काम थे, उसमें काम बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस योजना से और मजदूरों को और अधिक फायदा होगा। एक परिवार को पहले केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा, इस हिसाब से भी फायदा होगा। दूसरी बात, जो काम बढ़ाए गए हैं, पहले तो बहुत कम काम थे इसमें, अब थोड़ा कामों की संख्या बढ़ाई गई है। और साल 2025 भारत, तो ये थी विकसित भारत जी राम जी कानून से मुतालिक खबरें। और आगे बढ़ते हैं, जहां साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं था, बल्कि सकाफती निशाते सानिया का एक सुनहरी बाब था। अयोध्या से लेकर यूनेस्को के आलमी स्टेज तक भारत की तहजीब, अकीदत और रिवायात ने पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मुक़द्दस ज़ियारत गाहों से लेकर बैनुल-अक़वामी पहचान तक एक साल भारत की सकाफती ताकत का आलमी उरूज देखा गया। आइए देखते हैं DD न्यूज़ की नुमाइंदा डॉक्टर श्रेया शर्मा की 2025 की सकाफती सफ़र पर यह खुसूसी रिपोर्ट। साल 2025 भारत की सकाफती निशाते सानिया के एक सुनहरी बाब के तौर पर उभरा। ये वो साल था कि जब भारत की तहजीब, अकीदत और रिवायात महज यादें नहीं रहीं, बल्कि कौमी शऊर की धड़कन बन गईं।
मुक़द्दस ज़ियारतगाहों से लेकर आलमी प्लेटफॉर्म तक हिंदुस्तान ने नए एतमाद के साथ दुनिया के सामने अपनी सकाफती ताकत का मुजाहिरा किया। साल 2025 का आगाज एक तारीखी कामयाबी के साथ हुआ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले ने तारीख रकम की। 66 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों की शिरकत के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी इज्तिमा बन गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान आलमी तवज्जो का मरकज था, जहां अकीदत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और रिवायात का संगम भारत की मुनफरिद सकाफती ताकत की अलामत बन गया। शुमाल मशरकी भारत में सकाफती विरसे को भी नई जिंदगी मिली। त्रिपुरा में 524 साला कदीम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को दोबारा तैयार किया गया था। प्रसाद स्कीम के तहत शुरू किए गए इस काम में अकीदत और जदीद सहूलियात की खूबसूरत तरतीब पेश की गई। वंदे मातरम, जिसने कौमी शऊर को आवाज दी, और इसने 2025 में 150 साल मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म की तरफ से शुरू की गई साल भर की तकरीबात में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी और ये गीत एक अवामी तहरीक बन गया। 2025 में सकाफत के साथ साथ तारीख भी लौट आई। 127 साल बाद भगवान बुद्ध के मुकद्दस आसार पिपरहवा से भारत वापस आए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की साख मजीद मजबूत हुई। दिवाली को इंसानियत के लिए गैर महसूस सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया गया। 2025 में इल्म की रिवायात को बरकरार रखने के लिए ज्ञान भारतम पहल शुरू की गई, जिसका मकसद कदीम मखतूतात को महफूज करना और डिजिटल बनाना था। लोक माता अहिल्या बाई होलकर की 300वीं यौम पैदाइश मनाई गई, जिसमें वजीर आज़म खुद मेहमान खुसूसी थे और यौम जमहूरिया पर जय जय मामा भारतम की रिकॉर्ड तोड़ गाने ने सकाफती फक्र को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को एक और तारीखी लम्हा सामने आया कि जब वजीर आज़म ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा परचम लहराया। ये सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं थी, बल्कि 500 साल के अकीदत, जद्दोजहद और अज़्म की इंतहा की अलामत थी। साल 2025 ये संदेश देकर के गया कि भारत की संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा है। अयोध्या से लेकर यूनेस्को तक एक बार फिर भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की संस्कृति की आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ारत ख़ारजा ने भारत में अक़लियतों की सूरत हाल पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के तबसरे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में मायूस कुन ट्रैक रिकॉर्ड वाले मुल्क के तबसरे नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब की अक़लियतों पर हौलनाक और मुनज़्ज़म जुल्म व सितम एक मुसल्लमा हकीकत है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि उंगली उठाने से पाकिस्तान की हकीकत छुप नहीं सकती। और पाकिस्तान का झूठ हमेशा बेनकाब होता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की दुरुस्त और फैसलाकुन कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की क़यादत में खौफ और डर का माहौल था। ये खुद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है। अपनी शिकस्त छुपाने के लिए मुसलसल झूठ फैलाने के बाद अब खुद उनके लीडरों की सच्चाई सामने आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर की असलियत। सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए वो हमेशा सामने आ ही जाती है। पाकिस्तानी क़यादत जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की जानिब से की जाने वाली जबरदस्त और सख्त कार्रवाई के बारे में अपने ही लोगों से हकीकत छुपा रही थी, बिलाखिर गलती से ही सही हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने नादानिस्ता तौर पर एक तकरीब के दौरान स्टेज से एतराफ़ किया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की बहादुरी एन मुताबिक कार्रवाई से खौफजदा थी और कैसे लीडर अपनी जानों के लिए खौफजदा थे।
पाकिस्तानी मीडिया में छाए रहने वाले जरदारी को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत में खौफ का माहौल था और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें हमलों के दौरान बंकरों में जाने का मशवरा दिया था। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। दर हकीकत पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया के सामने झूठ की दास्तान पेश करता है बल्कि झूठे और बेबुनियाद दावों से अपने ही मुल्क के अवाम को गुमराह भी करता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की बड़ी कार्रवाई और हर महाज पर पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त को छुपाने के लिए इसी तरह का झूठ फैलाया, लेकिन असल सच्चाई लीडरों के बयानात से झलक जाती है। माजी में भी पाकिस्तानी रहनुमा नादानिस्ता तौर पर हकीकत को बेनकाब कर चुके हैं। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फौज भारतीय हमलों से हिल गई थी और उन्होंने सऊदी अरब के जरिए भारत से जंगबंदी की अपील की थी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एतराफ़ किया कि 9 और 10 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौजी अड्डों पर भारत के हमलों ने उनके मुल्क को हिलाकर रख दिया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के हमले के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल का इंकशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 सेकंड का वक्त था। जैश मोहम्मद के एक आला कमांडर ने एक वीडियो में एतराफ़ किया कि उनके हेड क्वार्टर और मौलाना मसूद अजहर के खानदान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अब पाकिस्तानी सदर का ये एतराफ़ कि भारत की बदली हुई सिक्योरिटी पॉलिसी और दहशतगर्दी के खिलाफ उसके मजबूत मौक़िफ़ की भी अक्कासी करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दहशतगर्द नेटवर्क को शदीद धचका पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की आला क़यादत के अंदर खौफ भी पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो अपने नए साल के पैगाम में लोगों और कुर्रायर्स से मुतालिक मसाइल को तरजीह दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि दुनिया इस वक्त अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल में घिरी हुई है, जहाँ जंग, तशद्दुद और मौसमियाती बहरान में इजाफा हो रहा है। उन्होंने यूक्रेन समेत कई मकामात पर जारी जंगों का हवाला देते हुए 2026 में भी इंसानी मसाइब को कम करने पर जोर दिया। गुटरेस ने रहनुमाओं से अपील की है कि वो फौजी अखराजात के बजाय गरीब ममालिक की मदद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदगी से काम करें। मैक्सिको में एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है। 241 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। इतवार को होने वाले इस हादसे में 13 मुसाफिरों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और ट्रेन में अमले के 9 अरकान भी सवार थे। और यह हादसा जनूबी रियासत ओक्साका के कब्ज़े निजांडा के शहर के करीब पेश आया। मैक्सिको बहरिया के मुताबिक कुल 98 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 36 अफराद का इलाज जारी है। 139 मुसाफिरों की हालत खतरनाक से बाहर बताई जा रही है और हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल या जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। फ्लोरिडा में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ईरान अपने हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को अपने हथियारों के हवाले न करने की सूरत में संगीन नताइज का इंतबा भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गजा में जंगबंदी के मामले पर अमेरिका और इजराइल के दरमियान कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उन्हें इजराइल के इक़दामात से कोई सरोकार नहीं, ये कहते हुए कि वाशिंगटन तेहरान की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। और इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल तनाज़ा नहीं चाहता बल्कि ईरान की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिकी हिमायत के बगैर रूस के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं करते और नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन का, और उन्हें चाहिए कि यूक्रेन
उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हालिया मुलाकात को मुस्बत करार दिया। दरअसल पुतिन ने अपनी फौज को हिदायत दी है कि वो यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि नया साल आने वाला है और उसी के हवाले से यहाँ पर कई खबरें भी शाया हुई हैं। बता दें आपको कि नए साल और यौम जमहूरिया से कबल दिल्ली जो मुल्क की राजधानी है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इंतजामात भी सख्त किए गए हैं। 31 दिसंबर को 20,000 एहलकार तैनात होंगे। ड्रोन और CCTV से निगरानी होगी। हसास इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम में भी तब्दीली की जा सकती है। वहीं दूसरी खबर भी नए साल के मौके पर भी है, जहां पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि नए साल से गरीब ख़ानदानों को EWS फ्लैटों की चाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। वाज़ेह रहे कि उन्होंने ये बात बोली है और जिससे उन्हें बावकार ज़िंदगी मिलने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी से दिल्ली में अदबी मेला शुरू होगा। कपिल मिश्रा दिल्ली के फ़न और सकाफ़त के वज़ीर हैं। कपिल मिश्रा उन्होंने बताया है कि 2 जनवरी से आपको बता दें कि नेशनल स्टेडियम में ये इवेंट होने वाला है और इसमें 100 से ज़ायद नामवर मुक़र्रिरीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अदबी मेले के दौरान 40 से ज़ायद किताबों का इजरा किया जाएगा। बड़े सकाफ़ती प्रोग्राम होंगे, कवि सम्मेलन होंगे और 40 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के तलबा जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भी खबर है, जहाँ आपको बता दें कि चांदी फिर से 14,000 रुपये महंगी हो गई है। वहीं सोने की कीमत में अचानक गिरावट देखी गई है। सूडान से यहाँ पर खबर है, जहाँ सूडान में इंसानी बहरान शदीद हो गया है और खाना जंगी के बाइस सिर्फ 3 ही दिन में 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये खाना जंगी के बाइस सिर्फ 3 ही दिनों के दौरान 10,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हो गए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें जान लेते हैं, जहां ICC ने मेलबोर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज़ के चौथे टेस्ट के पिच को गैर मुनासिब करार दिया है। ICC ने MCG पर एक डीमेरिट पॉइंट भी लगाया है। मैच रेफरी जेफ क्रो ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पिच ज़रूरत से ज़्यादा गेंदबाजों के हक़ में थी। इंग्लैंड ने 2 दिन के अंदर ही टेस्ट जीत लिया। ICC ने एक बयान में कहा है कि एशेज़ के चौथे टेस्ट के लिए मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच गैर मुनासिब थी और MCG को ICC पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग के अमल के तहत एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। भारत और श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 4 मैच जीतकर सीरीज़ में 4-0 की नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है। भारतीय टीम का मकसद 5वां मैच जीतकर क्लीन स्वीप करने का होगा। दरअसल श्रीलंका की टीम भी आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ को जीत के साथ ख़त्म करना चाहेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।